हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों नागमती वियोग खंड, जो कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है, इसकी प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। कई वीडियोज में इसकी प्रश्नोत्तरी होगी। तो आज हम इस वीडियो में 50 प्रश्न हैं और एक एक प्रश्न है वो आपके 3-3, 4-4 प्रश्न के बराबर है। लगभग 20 से 25 प्रश्न तो इसमें ऐसे ही हैं। तो चलिएगा, जितनी भी रचनाएं हैं वो मैंने आपको चैनल पे विद प्रश्नोत्तरी पढ़ा रखी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप देखिएगा। और अभी दोस्तों आपका पेपर है जल्द ही। तो पेपर के बाद में जो भी लोग सेकंड ग्रेड की करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सारी रचनाएं करवा रखी हैं और लगातार प्रश्नोत्तरी है वो चल रही है। तो आपका जैसा सहयोग है, आपकी जैसी अपेक्षाएं हैं, उन पे मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिएगा, पढ़ते हैं। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। बताइए। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? तो ये दोस्तों बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि जायसी के 12 मासा है, उसका जो शुरुआत है वो कौन से होती है, किस महीने से होती है? वैशाख महीने से आषाढ़ महीने से होती है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। तो आषाढ़ महीने से इसकी शुरुआत होती है। अगला चलते हैं। टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मारे झोला अंश से क्या आशय ग्रहण किया है? वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना, विरह रूपी पवन से राख वन उड़ जाना, कृशकाय होने के कारण असंतुलित हो जाना, शरीर का अत्यधिक कंपित होना। बताइए। कोई भी क्वेश्चन बड़ा है तो आप वीडियो को पॉज करके उसका उत्तर दे सकते हैं। टप टप बूंद परहि जस ओला। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है मारे झोला का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कि वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। जेहि पंखी के नियर होई, कहे विरह की बात, सोई पंखी जाई जर तरवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है प्रकृति का सुरम्य चित्रण, ऊहात्मक पद्धति, विरह ताप की विशद व्यंजना, अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। बताइए, क्या इनमें माना है? तो देखिए, आचार्य शुक्ल ने माना है कि जिस जिस पक्षी के पास में जाकर के नागमती अपने विरह की वेदना का बखान करती है, बात है वो कहती है, तो वो पंखी क्या है, वो पक्षी जल जाता है। और जिस वृक्ष के पास जाकर कहती है वो वृक्ष भी, पक्षी जिस वृक्ष पे बैठा था वो भी जल करके भस्म हो जाता है, बिना पत्तों के हो जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर फारसी की ऊहात्मक पद्धति है, उसका यहाँ पर जिक्र शुक्ल जी ने किया है। पीयूषो कहेऊ संदेशणा, हे भंवरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मुई तेक दूहा हम लाग। मैं भौरा व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य शुक्ल का कथन है। यह अलंकार का प्रभाव है। रंग की समानता से यही संभव है। आवेग की दशा में यही उचित है। छंद की पाद पूर्ति हेतु किया गया है। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की परीक्षा में ये आया हुआ है। तो देखिए वो क्या है, भौरे और काग से अपना संबोधन है वो कहती है। तो क्या है इसमें, शुक्ल जी ने माना है कि आवेग की दशा में यही बात है वो उचित है। अगला क्वेश्चन है, हंस जो रहा शरीर में, पांख जरा गा भाग। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है बुद्धि, पक्षी, हंस, जीव।
हंस जो रहा शरीर में पाँख जरागा भाग। इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है? तो देखिए हंस का अर्थ हो जाएगा क्या, जीव हो गया कि जो शरीर में जो जीव विद्वान था, प्राण विद्वान थे, उस हंस रूपी प्राण के क्या है, पंख जर गए और वो भाग गया है। पीयू वियोग अस बाउर जीव पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? विधवा, ग्रामीण स्त्री, पगली, रुग्ण स्त्री। पीयू वियोग अस बाउर जीव, तो बाउर शब्द का जो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा उपयुक्त ऑप्शनों के अनुसार वो हो जाएगा दोस्तों पगली। पगली या बावला, बावली, बाउर माने होता है। सूरज जरत हिमंचल ताका, जायसी की इस पंक्ति के अनुसार जलता हुआ सूर्य कौन से महीने में हिमालय की ओर जाना चाहता है? जेठ, वैशाख, आषाढ़, कुंवार। तो बताइएगा मित्रों, सूरज जरत हिमंचल ताका। तो यहाँ पर जो जलता हुआ जो सूरज है वो वैशाख के महीने में किसकी तरफ ताक रहा है? हिमालय की तरफ ताक रहा है। विरह सचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाई और मुएना छाड़ा। पंक्ति में विरह को माना है दुधारी तलवार, नागिन, हाथी, बाज। तो यहाँ पर विरह सचान भयउ तन जाड़ा में विरह को दोस्तों माना है क्या? बाज माना है। नागमती वियोग खंड में कौन सा वर्णन नहीं है? 12 मासा वर्णन, नक्षत्रों का वर्णन, दीपावली का वर्णन, नखशिख वर्णन। तो नागमती वियोग खंड में देखिए 12 मासा वर्णन तो है ही है, 12 महीनों का वर्णन है। प्रत्येक महीने के अंतर्गत उसमें लगने वाले जो नक्षत्र हैं उनका भी वर्णन आता है। दीपावली का कार्तिक मास लगत उजियारी, ठीक है, तो यहाँ पर भी दीपावली का वर्णन आता है। और नक्षिक वर्णन इसमें दोस्तों प्रधान नहीं है। यह तन जारो छार के कहों की उड़ो पवन उड़ाव, मकु तेहि मारग उड़ी परै कंत धरै जह पाँव। इस पंक्ति में पति के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की नागमती की भावना का वर्णन जायसी ने किस माह में किया है? पूस, माघ, फागुन, चैत। यह तन जारो छार के कहो की पवन उड़ाव, मकु तेहि मारग उड़ी परै कंत धरै जह पाँव। तो यहाँ पर ये जो महीना है दोस्तों वो हो जाएगा फागुन का महीना। एहि मास उपजय रस मूलू, तूसों भौर मोर जूवन फूलू, नैन चुवई जस महवट नीरू, मोही बिनु अंग लाग सर चीरू। जायसी कृत उपर्युक्त पंक्तियों में रेखांकित शब्दों का निहितार्थ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बताना है आपको, रेखांकित जो शब्दार्थ हैं वो हैं आपके महवट हो जाएगा और सर हो जाएगा और चीरू हो जाएगा, ठीक है। 3 हैं रेखांकित, महवट, सर और चीरू। तो इनका उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्दों का निहितार्थ नहीं है। तो देखिए महवट माने तो हो जाएगा दोस्तों माघ की झड़ी, सर्दियों में जो बरसात होती है, महवट यानी कि मावट। सर माने हो जाएगा बाण और चीरू माने हो जाएगा घाव। सरोवर आता है या फिर आपका कपड़ा वगैरह आता है तो वो इसका अर्थ नहीं है। फिर भूंजेसी तजौना बारू का व्यंग्यार्थ नहीं है। प्रेम जन्य संताप का अतिरेक, भाड़ में चने का भूजा जाना, प्रेम दशा का घोर यंत्रणा में होना, प्रिय के विरह ताप से चित्त का विब्बल होना। फिर भूंजेसी तजौना बारू
तो इसका जो व्यंग्यार्थ है वो कौन सा नहीं है? तो इसका व्यंग्यार्थ नहीं है दोस्तों, भाड़ में चने का भूंजा जाना। ठीक है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, नागमती वियोग खंड में उल्लिखित चित्रण किस महीने के अंतर्गत आता है? क्वार, भादो, सावन, माघ। बरसे मघा झकोरी झकोरी। अब देखिए ये जो पंक्ति है दोस्तों, इसको देख करके, मघा शब्द को देख करके लोग बाग क्या कराते हैं? माघ कराते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मघा है और माघ है वो अलग अलग है। मघा एक महीना है और माघ है वो तो एक महीना है, और मघा है वो क्या है? एक नक्षत्र का नाम है। मघा नक्षत्र है। तो यहाँ पर वर्षे मघा झकोरी झकोरी, तो ये यहाँ पर भादों दोस्तों महीने का वर्णन हुआ है। मघा नक्षत्र है वो भादों महीने में लगता है। नैन चुबहि जस महवट नीरू, तो ही विनु अंग लाग सर चीरू, नागमती वियोग खंड के अनुसार उक्त चित्रण किस माह के अंतर्गत हुआ है? क्वार, सावन, भादों, माघ। तो यहाँ पर ये जो महावट है ये दोस्तों माघ के महीने में पड़ती है, इसको महावट कहते हैं, इसलिए माघ महीने का ये वर्णन है। नागमती विरह वर्णन के संदर्भ में असंगत टिप्पणी है। विप्रलंब श्रृंगार के उद्दीपन रूप में बारहमासी का वर्णन, नागमती का साधारण स्त्री रूप में चित्रण, भारतीय काव्य के प्रभाव से वियोग दशा के वर्णन में विवत्स दृश्यों का वर्णन, नागमती का पक्षियों से अपने हृदय की वेदना कहना। बताइए। नागमती विरह वर्णन के संदर्भ में असंगत टिप्पणी है। तो यहाँ पर जो असंगत टिप्पणी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों? विप्रलंब श्रृंगार के उद्दीपन, बिल्कुल सही बात है। बारहमासा को एक उद्दीपन के रूप में लिया गया है। वियोग श्रृंगार नागमती की पीड़ा को बताने के लिए। नागमती का साधारण स्त्री में चित्रण, बिल्कुल सही बात है। भारतीय काव्य नहीं दोस्तों, फारसी के प्रभाव से, फारसी के प्रभाव से वियोग दशा के वर्णन में विवश दृश्यों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नागमती का पक्षियों से अपने हृदय की वेदना, ये भी बात बिल्कुल सही है कि वो भौरे से, हंस से, काग से अपनी वेदना कहती है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका उत्तर हो जाएगा। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुबई जस ओरी, प्रस्तुत पंक्ति में ओरी का अर्थ क्या है? ऐसी लगातार बारिश जिसका कोई और छोर ना हो, छाजन के किनारे का वह छोर जहाँ से पानी भूमि पर गिरता है, नदी की तेज धार, पहाड़ से गिरती पानी की तीव्र धार। बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन वो आपके प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो ओरी है दोस्तों, ओरी का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा छाजन के किनारे का वह छोर जहाँ से पानी भूमि पर गिरता है। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए कौन सा तथ्य आपको सही है वो ऑप्शन आपको बताना है। यह 12 शैली में लिखा गया है। 12 की शुरुआत जायसी ने की। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करो। 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए 12 शैली में बिल्कुल लिखा गया है। 12 की शुरुआत जायसी ने दोस्तों नहीं की थी। चित्रावली है, मधुमालती है, उनमें भी यहाँ पर मिलती है। इनसे पहले भी अपभ्रंश में 12 की शुरुआत मिलती है। ठीक है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है, नहीं। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, शुक्ल जी का एक कथन है। तो ये दोस्तों यहाँ पर दोनों 1 और 4 ऑप्शन यहाँ के सही हो जाएंगे। नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण संयोग है। इसके लिए उसने 2 प्रयुक्तियाँ अपनाई हैं, नागमती और पक्षियों का संवाद तथा 12 ये दोनों प्रयुक्तियाँ पारंपरिक हैं, पर जायसी ने इनमें जनपदीय रस उड़ेल दिया है। कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह,
राम स्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण संयोग है। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में एक अनुपम निधि है। तो ठीक है, तो ये जो कथन हो जाएगा वो बच्चन सिंह का हो जाएगा। जनपदीय रस उड़ेल दिया है बच्चन सिंह। तपै लागी जेठ अषाढ़ी, मोही पीऊ बिन छाजन वही गाड़ी, तन चित उर भा झूरों खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। तो ये बताइए किसका कथन है? चंद्रवली पांडे, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, बच्चन सिंह। तपै लागी जेठ अषाढ़ी। तो ये जो कथन है दोस्तों भ्रमर की जो जायसी ग्रंथावली है उसकी भूमिका में किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाएगा। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग खाली स्थान के लिए किया है। नक्सिक वर्णन, ब्रह वर्णन, आध्यात्मिक साधना, शौर्य चित्रण। नक्सिक का वर्णन तो वहाँ पर होता है जहाँ पर संयुक्त श्रृंगार रस होता है। नायिका वगैरह है वो प्रियतम पति के लिए श्रृंगार करती है, नाखून से लेकर के शिखा तक, तो वहाँ नक्सिक वर्णन होता है। ठीक है, तो ये बताइए 12 मासा पद्धति का उपयोग विरह के वर्णन के लिए किया है। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। कौन सा कथन है वो इनमें से गलत है? तो देखिए, जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का बिल्कुल सही बात है। यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। वियोग चैत्र मास से नहीं होता है दोस्तों, अभी हमने पढ़ लिया था, आषाढ़ मास से होता है। चैत्र मास से तो चित्रावली का जो वियोग है 12 मासा है वो शुरू होता है। कार्तिक मास से मधुमालती है उसका वियोग शुरू होता है। ठीक है, इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है, ये भी बात हम पढ़ चुके हैं। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाव, मकुते ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जह पाप। उक्त दोहे में विरह की किस दशा का वर्णन है? अभिलाषा, उद्वेग, उन्माद, स्मृति। तो यहाँ पर जो नागमती है अपने शरीर की राख बना करके प्रियतम के आने वाले रास्ते पर डालने की पवन से कहती है। तो यहाँ पर उसकी उत्कट अभिलाषा है वो प्रकट हुई है। नागर काहू नारी बसपरा, पंक्ति के अनुसार नागर शब्द से संकेतित है ब्राह्मण, नगर का, कुलीन, रतन सेन। तो यहाँ पर जो नागर शब्द का हो जाएगा दोस्तों, हालांकि नगर का भी होता है, कुलीन भी मान लेंगे और चतुर रसिक भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो नागर शब्द से इस पंक्ति के अनुसार संकेतित है नागमती के अनुसार, वो हो जाएगा दोस्तों रतन सेन। नागमती के अनुसार काल बनकर उसके पति को कौन ले गया है? राघव चेतन, सुआ, जालंधर योगी, नारायण। तो काल बनकर के उसके पति को ले गया है दोस्तों सुआ है, यानी कि तोता है वो ले गया है। नागमती चित उर्फत हेरा, कठिन विछोए जियहि किम गोपी, वाले कड़वक के आधार पर बताइए कौन सा कथन असंगत है? नारायण ने राजा बलि को वामन रूप धर के छला था। भगवान से इंद्र का रूप धारण करके भगवान ने इंद्र का रूप धारण करके छल से कर्ण के कवच और पाश ले लिए थे। भोग करते हुए राजा भर्तहरि को गोरखनाथ योगी लेकर भाग गया। अक्रूर श्री कृष्ण को लेकर के अलोप हो गए। कौन सा कथन है यहाँ पर गलत है?
तो यहाँ पर जो कथन गलत हो जाएगा देखिए, भोग करते हुए राजा भर्तृहरि को दोस्तों जलंधर योगी है वो लेकर गया था, ना कि गोरखनाथ योगी। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तेई मोर पीयू मोसो हरा, नागमती के अनुसार किसने उसके पति का हरण कर लिया है? किसी तोते ने, किसी राजा ने, किसी राक्षस ने, किसी नारी ने। तेई मोर पीयू मोसो हरा, कि नागर काहू नारी वसपरा, तेई मोर पीयू मोसो हरा। तो यहाँ पर किसी नारी ने दोस्तों उसका हरण कर लिया है। नागर काहू नारी वस परा, तेही मोर पीयू मोसो हरा, सुआ काल होई लयगा पीयू, पीयू नहीं जात जात बर जीव। उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर बताइए कि कौन सा विकल्प गलत है। इन पंक्तियों में नागमती की विरह मूलक चिंता की व्यंजना हुई है। इन पंक्तियों में प्रवास विरह के अंतर्गत ईर्ष्या हेतुक विरह का चित्रण किया गया है। असूया निर्वेद श्रम उत्सुक के संचारी भावों की व्यंजना हुई है। प्रवास मूलक विरह के अंतर्गत प्रोषित पथ का नायिका का चित्रण हुआ है। आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं कि देखिए, नागर काहू नारी वस परा, तो बिल्कुल है, एक पत्नी की यहाँ पर चिंता है, विरह मूलक चिंता की व्यंजना हुई है। ठीक है, कि कहीं किसी स्त्री के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। इन पंक्तियों में प्रवास विरह के अंतर्गत ईर्ष्या हेतुक विरह का चित्रण किया गया है, ईर्ष्या भी है, नागर, ठीक है। और असूया का भाव है, ईर्ष्या के आएगी जहाँ पर असूया आएगा। और यहाँ पर दोस्तों निर्वेद का भाव नहीं है, ठीक है, औत्सुक्य का भाव नहीं है, ठीक है। असूया और श्रम संचारी भावों की यहाँ पर व्यंजना हो रही है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन है गलत हो जाएगा। प्रवास मूलक विरह के अंतर्गत प्रोषित पथ का नायिका का चित्रण है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। लेई अप्सवा जलंधर योगी, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? रेखांकित शब्द है अप्सवा, तो अप्सवा का अर्थ है अपशुकन, संयम, चल दिया, अपहरण। तो आचार्य शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली में जहाँ पर नागमती वियोग खंड है उसकी शब्दावली में दोस्तों अप्सवा का जो अर्थ माना है वो है चल दिया, कि जलंधर योगी है वो किसको, भर्तृहरि को लेकर के चल दिया। कठिन विछोए जियहि किम गोपी, पंक्ति में गोपी शब्द से क्या व्यंजित नहीं हो रहा है? आपको दोस्तों कोई भी क्वेश्चन गलत सही नहीं होता है, आपको परिस्थिति के अनुसार कि किस तरह से क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, किस शब्द का क्या अर्थ है वो होगा या नहीं होगा, उस क्वेश्चन को आप पूरी तरह से पढ़ कर के आप यदि जवाब देंगे तो बिल्कुल अर्थ है अलग हो जाता है, कहीं पर क्वेश्चन का कुछ होता है कुछ नहीं होता है। तो देखिए क्या व्यंजित नहीं हो रहा है, नागमती, विरहिणी स्त्री, गोपियाँ, पद्मावती। कि क्या पंक्ति है कि हुए गरुण, कृष्ण को लेकर के गरुण है वो अलोपी हो गई हैं। कठिन विछोए जियहि किम गोपी, तो यहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से समझाया जा रहा है कि अक्रूर जी हैं वो किसको लेकर के अलोप हो गए हैं, कृष्ण जी को लेकर के। अब ये गोपी हैं वो कठिन विरह में कैसे जिएंगे, तो यहाँ गोपी से तो एक तो गोपियाँ हो गई दोस्तों, ठीक है, विरहिणी स्त्री हो गया कि गोपियाँ भी हैं, और यहाँ पर नागमती की भी यहाँ पर व्यंजना हो रही है, पद्मावती का कोई मतलब नहीं है। का खाली स्थान जोड़ी कौन हरी, मार व्याधा लीन, पंक्ति के अनुसार बताइए कि यह जोड़ी किस पक्षी की है? सारस पक्षी, चकोर पक्षी, पपीहा पक्षी, क्रौंच पक्षी। यदि आपको हमारी मेहनत दोस्तों पसंद आ रही है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दें, जिससे कि आपको अगली वीडियो मिलने के लिए हमें मोटिवेशन है वो मिलता रहे। तो चलिएगा, सारस जोड़ी कौन हरी, तो यहाँ पर सारस पक्षी की जो जोड़ी है वो यहाँ पर किसने हरी है, ठीक है। सारस जोरी कौन हरी, मार व्याधा लीन, झुरी झुरी पिंजर हों वही विरह काल मोहि दीन। पंक्तियों के संबंध में अलंकारों का अनुपयुक्त विकल्प है वीप्सा अलंकार, प्रश्न अलंकार, रूपक अलंकार, काव्यलिंग अलंकार। अलंकारों का अनुयुक्त विकल्प देखिए, झुरी झुरी में हो जाएगा, वीप्सा अलंकार है वही प्रधान है, जहाँ पर कोई शब्द है वो लगातार 2 बार आए 3 बार आए और उनका अर्थ है वो एक जैसा होता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है।
लेकिन यदि उस आवेग में यदि वो अर्थ है, कोई शब्द आवेग के, चाहे वो आवेग या आवेश है, गुस्सा हो, किसी भी भाव का आवेग है, उसमें यदि 2 बार 3 बार प्रयुक्त हो रहा है तो वहाँ पर वीप्सा अलंकार है वो हो जाएगा। तो कोई यदि विरह में तड़प रहा है, दुख में है, खुशी में है, और जब वो 2-3 बार किसी शब्द को लगातार कह रहा है, उनका अर्थ एक ही है, तो वहाँ पर वीप्सा अलंकार हो जाएगा। प्रश्नालंकार दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि मार व्याधालीन प्रश्नालंकार। रूपक अलंकार हो जाएगा विरह काल, ठीक है। काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर नहीं है। पियू वियोग अस बाउर जीव, पपीहा नित बोले पियू पियू। पंक्ति के संदर्भ में असंगत कथन है। उन्माद और प्रलाप नामक ब्रहावस्थाओं की व्यंजना है। बाउर शब्द का अर्थ बावला है। नागमती की वियोग जनित विब्बलता का वर्णन है। पियू पियू में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रधान है। बताइए। तो देखिए नागमती है, उसकी दोस्तों यहाँ पर पियू वियोग अस बाउर जीव के पिए के वियोग में वो क्या हो गई, बावली हो गई, तो उन्माद अवस्था हो गई। और यहाँ पर क्या है, वो बोल रही है, तो प्रलाप नामक अवस्था है वो हो रही है कि पागल उन्मादित अवस्था में यदि कोई बक रहे हैं, अंटसंट बक रहे हैं, तो वो प्रलाप हो जाता है। बावर का हमने ऊपर देखा बावली या पगली या बावला है, वो अर्थ हो जाएगा, सही बात है। नागमती की वियोग जनित विब्बलता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पीयू पीयू में यहाँ पर दोस्तों अर्थ हो जाएगा क्या, पुनरुक्ति प्रकाश नहीं है, यहाँ पर वीप्सा अलंकार हो जाएगा। क्योंकि जब आदमी कोई पागल है, वो लगातार रट रहा है पीयू पीयू पीयू, तो वो आवेश के कारण रट रहा है, तो पीयू पीयू हो जाएगा वीप्सा अलंकार। प्रियतम के नाम से कौन नागमती के प्राणों को हर ले गया है। गोपीचंद भोगी, हीरामन तोता, इंद्र, वियोग का बाज। प्रियतम के नाम से कौन नागमती के प्राणों को हर ले गया है, तो कौन ले गया है, सुआ यानी कि हीरामन तोता ले गया है। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। विरह बान तस लाग ना डोली में जड़ता नामक अवस्था है। रकत पसीज भीज गई चोली में श्वेद नामक सात्विक व्यंग है। हर हर प्राण तजई सब नारी में अनुप्रास अलंकार प्रधान है। पवन डोलावई सींचई चोला में व्याधि नामक अवस्था व्यंजित हुई है। बताइए। तो यहाँ पर देखिए विरह बाण लग गया है और उस पर बिल्कुल भी डोला नहीं चला है, हिला नहीं है, तो यहाँ पर जड़ता अवस्था हो गई। रकत पसीज गया है और रकत पसीज यानी पसीने से उसकी पूरी चोली है वो भीज गई है, तो स्वेद नामक सात्विक व्यंग हो गया, ठीक है। पसीजने की बात है, जहाँ पर भी पसीना आता है। हर हर यानी धीरे धीरे उसकी सारी नाड़ियाँ हैं वो प्राण को छोड़ रही हैं, तज रही हैं। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर प्रधान नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा कि जो नाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे उसके प्राणों को छोड़ रही हैं। पवन डोलावई सींचई चोला यानी कि जो सखियाँ हैं वो उसके बेहोश होने पर पवन को डोलाती हैं, हवा करती हैं, और उसको क्या है, पानी वगैरह है वो जल का छिड़काव करती हैं, तो यहाँ पर भी व्याधि नामक अवस्था व्यंजित हुई है। तीसरा ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। आही जो मारे विरह के आग उठैते ही लाग, हंस जो रहा शरीर में पांख जरा गया भाग। पंक्तियों के संदर्भ में असंगत कथन का चयन करो। विरह की दशम अवस्था के सामीप्य का बोध होता है। द्वितीय पंक्ति में रूपकातिशयोक्ति से वस्तु व्यंग प्रकट हुआ है। प्रथम पंक्ति में विभावना अलंकार वर्तमान है। वर्व छंद में विप्रलम श्रृंगार का उचित परपाग द्रष्टव्य है। बताइए कौन सा ऑप्शन है। एक वीडियो को दोस्तों लिखने में लगभग 4 से 5 घंटे आपके लगते हैं, 7 घंटे कम से कम एक वीडियो को आप तक पहुंचाने में लगते हैं, तो आप एक बार ज़रूर आप इसको लाइक कर दिए। आही जो मारे विरह के आग उठैते ही लाग, तो देखिए विरह की दशम अवस्था है दोस्तों मरण, और मरण है यहाँ पर व्यंजित हुई है कि हंस जो रहा शरीर में पंख जल गए उसके भाग गया है। मरण की दशा के सामीप्य का बोध हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय पंक्ति में रूपकातिशयोक्ति से वस्तु व्यंग प्रकट हुआ है। हंस यहाँ पर दोस्तों एक उपमान है, जीव की प्राणों की तुलना है वो हंस से की जाती है, तो जहाँ पर उपमान होता है उपमेय नहीं होता है वहाँ पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो रहा है। और हंस जो रहा शरीर में, यहाँ पर वस्तु व्यंग है वो प्रकट हुआ है। प्रथम पंक्ति में विभावना अलंकार है वो वर्तमान है,
और विभावना में भी चौथी विभावना की जहाँ पर कोई भी बिना कारण के ही कोई काम हो जाए वहाँ पर विभावना होता है। और कहीं पर यदि असंगत कारण है, उपयुक्त कारण नहीं है, कारण में कोई थोड़ी बहुत कमी है, तो वहाँ पर हो जाएगी चौथी अलंकार विभावना। आही जो मारे कि वो आह ब्रह के कारण आह लेती है और उनसे क्या है आग उठे ते ही लाग, और उस आह से ही क्या है ज्वाला बढ़ जाती है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। वर्वे छंद में विप्रलम श्रृंगार का उचित परपाग द्रष्टव्य है। नहीं दोस्तों, वर्वे छंद नहीं है, दोहा छंद का प्रयोग है और दोहा छंद में वियोग श्रृंगार का उचित परपाग हुआ है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। भो भौर कंवल संग होई मेरावा, संवरी नेहे मालती पह आवा। पंक्ति में आए कंवल और मालती से क्रमशः संकेतित भावार्थ क्या होगा? कमल और मालती, पद्मावती और नागमती, नागमती और पद्मावती, पटरानी और छोटी रानी। तो देखिए, नागमती की जो सखियां हैं उसको सांत्वना दे रही हैं कि भौर कंवल संग होई मेरा, कि भौरे का यदि कंवल के संग यदि मिलाप भी हो जाएगा तो वो पुनः कभी ना कभी मालती के प्रेम का स्मरण करके वो क्या है दोबारा लौट करके आएगा। तो यहाँ पर भौरा है वो दोस्तों रतन सेन के लिए आया है, कंवल है वो पद्मावती के लिए आया है और मालती है वो नागमती के लिए आई है। तो पद्मावती और नागमती ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। समझी जीव चित चेत समारू, पंक्ति किसके द्वारा कही जा रही है? नागमती के द्वारा, रतन सेन के द्वारा, नागमती की सखियों के द्वारा, हीरामन तोते के द्वारा। बताइए। तो समझी जीव के अपने चित्त को क्या करो तुम संभाल लो, अपने मन को क्या है समझा लो। तो ये सखियों के द्वारा कही जा रही है। पपीहे को किस नक्षत्र से प्रेम होता है? स्वाति नक्षत्र, मृगशिरा, आर्द्रा, स्वाति। तो देखिए दो ऑप्शन आ गए तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वाति नक्षत्र है वो हो ही जाएगा। ठीक है। जो लोग मृगशिरा नक्षत्र की तपन को सहन करते हैं वे किस नक्षत्र में पल्लवित होते हैं? पुष्य, आर्द्रा, अश्विनी, रोहिणी। बताइए कि जो लोग मृगशिरा नक्षत्र की तपन को सहन करते हैं वे किस नक्षत्र में पल्लवित होते हैं? तो जे मृगशिरा तपन सही वे आर्द्रा पलवंत यानी कि आर्द्रा नक्षत्र में पल्लवित होते हैं। यानी कि जो वियोग की पीड़ा को सहन करते हैं तो वो क्या है वही प्रेम के प्रतिदान को पाते हैं, प्रेम के लाभ को उठाते हैं। ये क्वेश्चन है देखिए। जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरेवर पुनि उठही संवारी। दिन दस बिनु जल सूख विधंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। पंक्ति के संदर्भ में संगत विकल्प है। यह गृहिणी नायिका का अपने प्रियतम के प्रति उलाहना है। यह सामंती जीवन की रूढ़ियों में जकड़ी हुई नारी का एक निष्ठ प्रलाप है। यह प्रोषित पथ का नायिका के प्रति सखियों का आश्वासन है। यह गृहिणी नायिका का चराचर में सारूप्य खोजने का प्रयास मात्र है। बताइए कौन सा इसका उपयुक्त विकल्प हो जाएगा? तो देखिए ये क्या है, जिन अस जीव करस तू बारी, कि भाई तू बिल्कुल भी क्या है शोक वगैरह मत कर। ये जो तरवर है तेरा जीवन रूपी तरवर है वो दोबारा से संवर जाएगा। और सरोवर है जो 10 दिन के लिए सूख जाता है, हंस उसके छोड़ कर के चले जाते हैं तो वो सरोवर भी पुनः क्या हो जाएगा जल से भर जाएगा और वही हंस उसमें क्या है क्रीड़ा करने लग जाएंगे। तो यानी कि तू सरोवर है और तेरे लिए क्या है तेरे जीवन में प्रेम है, रतन सेन है वो दोबारा से नहीं आ जाएगा। तो ये जो प्रोषित पथ का नायिका है नागमती उसके प्रति सखियों का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। साजा ब्रह द्वंद दल बाजा, पंक्ति के अनुसार बताइए कि किस मास में ब्रह ने द्वंद्व युद्ध के लिए अपनी सेना सजा ली है? आषाढ़, भादों, सावन, कार्तिक। तो आप जानते ही हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन काजा, साजा ब्रह द्वंद दल बाजा। तो यहाँ पर आषाढ़ के महीने में ये सेना सजाई है।
आषाढ़ माह में बादलों के रंग के लिए किस पद का प्रयोग नहीं है? धूम, साम, धौरे, नील। बताइए। आषाढ़ माह में बादलों के रंग के लिए किस पद का प्रयोग नहीं है? तो धूम, साम, धौरे, घन आए। यानी कि धूम यानी कि धुएं के रंग के, धूसर रंग के, श्याम यानी काले रंग के, धौरे यानी सफ़ेद रंग के जो बादल हैं वो आते हैं। नील रंग का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ है। नागमती वियोग वर्णन के आषाढ़ मास से संबंधित नक्षत्रों का सही विकल्प कौन सा है? स्वाति और चित्रा, आर्द्रा और पुनर्वसु, पुष्य और अश्विनी, पुष्य और आर्द्रा। तो आषाढ़ महीने में जो दो नक्षत्रों का जिक्र हुआ है वो नक्षत्र हो जाएंगे दोस्तों पुष्य नक्षत्र और दूसरा आर्द्रा नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र पूरा होता है, आर्द्रा नक्षत्र है वो आधा उसमें थोड़ा बहुत लग गया है, इसलिए वो नागमती कह रही है। वर्षात का पूरा होता है नक्षत्र आर्द्रा। नागमती वियोग वर्णन के आषाढ़ मास के आधार पर बताइए कि नागमती सारे सुखों को क्यों भूल गई है? क्योंकि विरह के कारण उसकी स्मृति क्षीण हो गई है, क्योंकि विरह वेदना में उसे सुख भी दुख प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि उसका पति बाहर है, क्योंकि विरह की इस दशा में सारे सुखों को भूल जाना ही उचित है। तो वो क्या कह रही है? कंत पियारा बाहिरे सब सुख भूल, यानी कि उसका प्यारा पति है वो बाहर है इसलिए वो सारे सुखों को भूल गई है। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका उत्तर हो जाएगा। जायसी के नागमती वियोग वर्णन से संबंधित असंगत विकल्प छांटिए। बगुलों की पंक्ति की श्वेत ध्वजा से तुलना की गई है, तलवार रूपी बिजली चारों ओर चमक रही है तथा बूंद रूपी बाण घनघोर रूप से बरस रहे हैं, काम से पीड़ित नागवती का पति से काम से मुक्ति का निवेदन है, बिजली के कड़कने और पति के ना होने पर नागमती को अपने महल की चिंता हो रही है। तो देखिए बगलों की पंक्ति है वो काले सफ़ेद धूसर रंग के बादलों में ऐसी लग रही है जैसे श्वेत ध्वजा है वो लहरा रही है, बिल्कुल सही बात है। तलवार रूपी बिजली है चमक रही है, बूंद रूपी बाण है घनघोर रूप से बरस रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। काम से पीड़ित जो नागमती है वो कहती है मुझे इस काम से मुक्त करो, काम से मुक्ति का निवेदन है पति से, ठीक है। और बिजली के कड़कने पर पति के ना होने पर नागमती को किसकी है? महल की चिंता दोस्तों नहीं रही है कि बिन पिए ना है मदिर को छावा, यानी मेरे लिए छप्पर है वो कौन छाएगा। केवल एक आश्रय भर की महल की क्या चिंता करेगी बरसात से, महल तो कभी डिगने वाला नहीं है, केवल उसे आश्रय की एक सहारे की उसको चिंता हो रही है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। आषाढ़ मास के अनुसार नागमती को बिना पति के कोई क्या नहीं देता है? खाना, आदर, संदेशा, सांत्वना। आषाढ़ मास के अनुसार नागमती को बिना पति के क्या नहीं देता है? कोई आदर नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है नागमती के अनुसार किस मास में अत्यधिक पानी बरसने से भरनी पड़ जाती है अर्थात चारों ओर पानी भर जाता है? भादों, आषाढ़, सावन, माघ। तो श्रावण यानी सावन मास में दोस्तों चारों ओर भरनी पड़ जाती है और चारों ओर पानी भर जाता है। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन वन ढाक किमिके भेंटो कंत तुम्हें ना मोही पावना पाँख। उपर्युक्त वर्णन जायसी के नागमती वियोग खंड के किस मास से संबंधित है? भादों, कार्तिक, सावन, अगहन। तो ये जो वर्णन है दोस्तों वो किससे संबंधित है? सावन महीने से संबंधित है। नागमती वियोग खंड के सावन महीने के वर्णन के अनुसार बताइए कि कौन सा नक्षत्र लगने पर भी नागमती को प्रियतम के दर्शन नहीं हो रहे हैं? अश्विनी, स्वाति, पुनर्वसु, रोहिणी। कि लागी पुनर्वसु पीयू न देखा, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र है वो लग गया है और फिर भी क्या है? प्रियतम देखा नहीं है।
तो पुनर्वसु नक्षत्र के लगने पर भी। मार्ग बिल्कुल अंधेरा है और बड़ा बीहड़ है, ऐसे में नागमती का मन बावला होकर किसकी तरह फिर रहा है? ततैया की तरह, तितली की तरह, भंवीरी की तरह, मक्खी की तरह? बताइए। मार्ग बिल्कुल अंधेरा है और बड़ा बीहड़ है, ऐसे में नागमती का मन बावला होकर किसकी तरह फिर रहा है? तो ये जो फिर रहा है दोस्तों, ये फिर रहा है भंवीरी की तरह। भंवीरी एक प्रकार का कीट होता है जो लगातार एक जगह घूमता रहता है। नागमती वियोग खंड के सावन महीने से संबंधित असंगत विकल्प बताइए। नागमती को बरसात की बूंदें वीर बहुटियों के समान प्रतीत हो रही हैं। नागमती की सखियों ने कुसुम्बी रंग के वस्त्र पहने हुए हैं तथा पति के साथ हिंडोला सजाया है। नागमती के जीवन की नाव पति रूपी खेवक के बिना रुकी पड़ी है। नागमती का हृदय हिंडोले के समान कंपायमान हो रहा है और विरह उसके शरीर को झकझोर रहा है। तो देखिए, बरसात की बूंदें नहीं दोस्तों, आंसुओं की जो बूंदें हैं वो रक्तिम हो गई है नागमती की, और वो रक्तिम आंसुओं की बूंदें वीर बहुटी के समान उसको प्रतीत हो रही हैं। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। वीर बहुटी बरसात में रेंगने वाला एक लाल रंग का क्या है, छोटा सा कीड़ा होता है। तो जब आंसू लालिमा से युक्त या खून के आंसू वो बहा रही है, तो वो कैसे लग रहे हैं धरती पे पड़ करके, जैसे वीर बहुटियाँ हैं वो रेंग रही हैं। ये क्वेश्चन भी आ गया है कि वीर बहुटी जो संबंधित शब्द है वो किस महीने में आया है, तो ये आप ध्यान रखना, सावन महीने में आया है। बहुत ही सबसे शानदार ये बात है। नागमती की सखियों ने कुसुम्बी रंग के वस्त्र पहने हैं, पति के साथ हिंडोला है, बिल्कुल सही बात है। नागमती के जीवन की नाव पति रूपी खेवक के बिना रुकी पड़ी है, ये बात बिल्कुल सही है। नागमती का हृदय हिंडोले के समान कंपाय हो रहा है, विरह उसके शरीर को झकझोर रहा है, ये भी बात सही है। तो जो पहला ऑप्शन है वो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे रहे दोस्तों 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्नों का स्तर है जो भी कैसा है आप कमेंट में बताइएगा, वो पसंद आया होगा। और आपको परीक्षा है नज़दीक आ रही है, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए, ठीक है। जो भी आप मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ आपके लिए। और भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ बात हो, कोई आप बात करनी है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिएगा, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। और इस पेपर के बाद में लगातार आपको दोस्तों सेकंड ग्रेड के लिए जुट जाना है। तो चलिएगा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।